हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कंट्रोल एंड इट्स प्रोसेस एंड टेक्निक्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कंट्रोल इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है एंड इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है एंड मेंटेन्स अ बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन इट्स सक्सेस। कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस मेंटेन करता है और उसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में भी हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू जेएल मैसी, कंट्रोल इज द प्रोसेस दैट मेजर्स करंट परफॉर्मेंस एंड गाइड्स इट टुवर्ड्स सम प्रीडिटरमिन्ड गोल्स। कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस या प्रक्रिया है जो करंट परफॉर्मेंस जो करी जा रही है उसको मेजर करती है, उस परफॉर्मेंस को इस प्रकार गाइड करती है ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। सो कंट्रोल मीन्स चेकिंग एंड वेरीफाइंग वेदर द परफॉर्मेंस और वर्क इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड्स। कंट्रोल में आता है चेक करना या वेरीफाई करना, यानी कि जांचना कि क्या जो परफॉर्मेंस करी जा रही है या जो कार्य करा जा रहा है ये अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड्स है, जो स्टैंडर्ड्स एक सेट किए गए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसके अकॉर्डिंग है। एंड इफ नॉट, मेजर शुड बी टेकन सो दैट वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लान। अगर वर्क जो है वो सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि जो कार्य है वो प्लान के अकॉर्डिंग किया जा सके, so that predetermined goals can be achieved। जो पहले से निर्धारित गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। सो कंट्रोल में आता है चेक करना, वेरीफाई करना कि क्या परफॉर्मेंस जो है वो सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करी जा रही है और अगर नहीं करी जा रही है तो एक करेक्टिव मेजर्स लेना। सो इट इज अ प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन स्टेप्स। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कंट्रोल की प्रोसेस में एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस और वर्क। It includes clearly defining the expected results to the employees, and standards can be in the form of quantity, quality, money and time। तो इस स्टेप में सबसे पहले जो स्टैंडर्ड्स हैं, सेट स्टैंडर्ड्स है कार्य के परफॉर्मेंस के, उनको सेट किया जाता है। इसमें एम्प्लॉयज को भी बताया जाता है कि उन्हें किस टारगेट को अचीव करना है। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे एक हायर अथॉरिटी है, वो एम्प्लॉयज को बोलती है कि आपको एक महीने के अंदर 1000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है, तो वो उनका एक टारगेट है, उसको हम एक सेट स्टैंडर्ड ऑफ वर्क बोलेंगे। स्टैंडर्ड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, मनी एंड टाइम। जो सेट स्टैंडर्ड है वो क्वांटिटी की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 1000 क्वांटिटीज जो हैं वो एक महीने में प्रोड्यूस करनी है। फिर आती है क्वालिटी कि चलिए 1000 की बजाय आप 500 प्रोड्यूस कर लीजिए बट क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर आता है मनी एंड टाइम कि आपको इतने मनी के अंदर या इतने टाइम के अंदर एक कार्य को कंप्लीट करना है, वो होगा कार्य का सेट स्टैंडर्ड। तो इस स्टेप में क्या होता है कि परफॉर्मेंस या कार्य को करने का जो एक पूरा स्टैंडर्ड है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, उसको सेट किया जाता है। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेप विच इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग एंड चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। इस स्टेप में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है। ये देखा जाता है कि वो परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, ठीक ठाक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है स्टेप 3 विच इंक्लूड्स कंपैरिजन। The actual performance is compared with the set standards to see if the employees individuals were able to meet the set standards or not। देखिए इस स्टेप में क्या किया जाता है, थर्ड स्टेप में ना कंपैरिजन किया जाता है। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है यानी कि जो वर्कर्स ने परफॉर्मेंस दी है, जो एम्प्लॉयज ने परफॉर्मेंस दी है, उसको सेट स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या उन एम्प्लॉयज ने या इंडिविजुअल्स ने जो टारगेट सेट किया गया था या जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था उसको मीट किया है या नहीं। जैसे कि अगर 1000 यूनिट्स जो थी वो फिक्स करी गई थी तो वो एक सेट स्टैंडर्ड था, तो अब ये देखा जाएगा कि क्या जो एम्प्लॉयज हैं वो 1000 यूनिट्स बना पाए हैं या नहीं बना पाए। तो कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट स्टैंडर्ड्स के साथ। और इसका फोर्थ स्टेप है करेक्टिव एक्शन, टू टेक सच करेक्टिव एक्शन सो दैट
performance can happen according to the set standards. अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी डिस्कस किया था कि थाउजेंड्स यूनिट की बजाय सिर्फ 700 या 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पाई, तो ऐसी सिचुएशन में करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं, ऐसे एक्शंस लिए जाएं जिनके द्वारा जो फ्यूचर में परफॉर्मेंस है वो सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, उसे हम कहते हैं करेक्टिव एक्शन। तो ये होती है कंट्रोल की प्रक्रिया के स्टेप्स। तो अब समझ लेते हैं टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल करने की कौन सी टेक्निक्स या मेथड्स हैं, और ये हम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में समझेंगे। तो सबसे पहली टेक्निक या मेथड ऑफ कंट्रोल है ऑब्जर्वेशन, इन विच द सुपरवाइजर ऑब्जर्व्स द सबऑर्डिनेट्स। तो जो सबसे पहली टेक्निक है कंट्रोल की, जिसके द्वारा कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जाता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे ऑब्जर्वेशन में क्या होता है। जो सुपरवाइजर होता है वो सबऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो ये देखते हैं कि क्या जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स काम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो सुपरवाइजर उनको समझाते हैं कि आप स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करें। इसके बाद सेकेंड टेक्निक है कंट्रोल रिपोर्ट्स की, इन विच द रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ डिविएशन फ्रॉम द सेट स्टैंडर्ड्स। डिविएशन का मतलब होता है जब हम सेट स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस करते हैं। सो कंट्रोल रिपोर्ट्स में क्या होता है कि अगर सेट स्टैंडर्ड है उससे हटकर प्रोडक्शन करी गई है तो ऐसे में रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एक दिन में, लेकिन आप सिर्फ 80 यूनिट्स ही प्रिपेयर कर पाए हैं, तो ऐसे में एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी और उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा टू द हायर अथॉरिटी। उसको हम कहते हैं कंट्रोल रिपोर्ट्स। और इसी से सिमिलर है नेक्स्ट टेक्निक विच इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को शॉर्ट में MBE बोलते हैं और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं। एंड इन दिस टेक्निक ओनली सम एक्सेप्शनल डेविएशंस और वेरिएशंस फ्रॉम द सेट स्टैंडर्ड आर रिपोर्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी लगभग कंट्रोल रिपोर्ट्स जैसा ही है, बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? In this technique, only some exceptional deviations or variations from the set standard are reported to the top management. इसमें सारे केसेस नहीं रिपोर्ट किए जाते टॉप मैनेजमेंट को, बल्कि कुछ चुनिंदा ही केसेस को रिपोर्ट किया जाता है टॉप मैनेजमेंट को, so that they can take corrective action. आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं जो हमने कंट्रोल रिपोर्ट्स में भी डिस्कस किया था। सपोज कीजिए एम्प्लॉयज को पर डे 100 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल मंडे ट्यूसडे को तो वो 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देते हैं, बाकी वेडनेसडे थर्सडे को वो सिर्फ 70 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होगा या MBA में क्या होगा? मंडे ट्यूसडे वाले केस में रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी क्योंकि 100 की बजाय सिर्फ 90 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हुई थी, जो कि सिर्फ 10 यूनिट्स लेस है। लेकिन वेडनेसडे थर्सडे को जिसमें सिर्फ 70 यूनिट्स प्रोड्यूस करी गई हैं, उसकी रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट के पास भेजी जाएगी क्योंकि वो 30% लेस प्रोड्यूस किया गया है। सो ये होती है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। अब कंट्रोल रिपोर्ट में तो हर रिपोर्ट भेजी जाती थी, बट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा रिपोर्ट्स ही टॉप मैनेजमेंट के पास भेजी जाएंगी। और इससे क्या होगा? इससे टाइम सेव होगा। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ उनको रिपोर्ट किया जाएगा। फिर आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसे कहते हैं MBO। इन दिस द सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट मैनेजर्स जॉइंटली डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स एंड सेट स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंगली। इस वाली टेक्निक में क्या होता है कि जो सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट मैनेजर्स हैं वो आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या सेट स्टैंडर्ड्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। ईच मेंबर इज क्लियरली गिवन द टास्क टू बी अचीव्ड बाय देम। हर मेंबर को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि उन्हें क्या कार्य करना है और कितने समय में उन्हें वो कार्य करना है, एंड दे वर्क रिस्पॉन्सिबली टू मीट दो स्टैंडर्ड्स। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रॉपरली काम करते हैं उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। और इस मेथड को दिया गया था बाय पीटर ड्रकर। तो इस तरह की टेक्निक में टॉप मैनेजमेंट का इतना रोल नहीं होता है क्योंकि सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट मैनेजर्स जो हैं वो ही आपस में सारे ऑब्जेक्टिव्स और सेट स्टैंडर्ड्स को
आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। Next technique or method of control is the Management Information System, also known as MIS, where managers review the performance and suggest corrective measures. देखिए, MIS एक ऐसी टेक्निक या मेथड ऑफ कंट्रोल है जिसमें मैनेजर्स रिव्यू करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को और करेक्टिव मेजर्स सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपकी जो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है वो टॉप मैनेजमेंट या हायर अथॉरिटी के पास नहीं जा रही है, बल्कि सिर्फ मैनेजर के पास जा रही है। मैनेजर के पास अथॉरिटी है परफॉर्मेंस को रिव्यू करने की। This type of method of control helps the managers in planning, problem solving and decision making. इस तरह की जो टेक्निक है इससे मैनेजर्स को हेल्प मिलती है प्लान करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एंड डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इस टेक्निक में उसके पास ज्यादा पावर्स हैं। वो परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं, वो मेजर्स सजेस्ट कर सकते हैं। सो इस प्रकार से जो MIS टेक्निक है ये दूसरे मेथड से अलग है। फिर आती है मैनेजमेंट ऑडिट, इन विच द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एग्जामिन्ड and the focus is on improving the performance of management so that organizational goals can be achieved. मैनेजमेंट ऑडिट एक ऐसा मेथड या टेक्निक ऑफ कंट्रोल है जिसमें जो एक्टिविटीज होती हैं मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पर, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, उनको एग्जामिन किया जाता है, उनकी जांच की जाती है। एंड द फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक अलग प्रकार की ही टेक्निक है जिसमें जो फोकस होता है वो किस पर होता है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। वहीं अब तक जो हमने दूसरी टेक्निक्स करी हैं उनका फोकस किस पे रहा है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। फिर आती है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसे कहा जाता है PERT. It includes graphical representation of a project and enables to know the time required for the completion of a task. PERT में क्या होता है कि प्रोजेक्ट को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे ये पता चल सकता है कि एक कार्य को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो डिफरेंट पार्ट्स या एक्टिविटीज में डिवाइड होता है। तो आप सपोज कर लीजिए कि कोई काम है, कोई कार्य है, उसके टोटल 10 पार्ट्स हैं या टोटल 10 एक्टिविटीज हैं। तो उन पार्ट्स या एक्टिविटीज को एक ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट किया जाएगा। उसमें दिखाया जाएगा कि पार्ट 1 में कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, पार्ट 2 कितने टाइम में करना है। इससे ये पता चल जाएगा कि किस एक्टिविटी को करने में कितना समय लगता है। ये होता है PERT एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्लीट एन एक्टिविटी इन लेस टाइम। इसका ऑब्जेक्टिव होता है एक एक्टिविटी को कम से कम समय में कंप्लीट करना। और ये जो टेक्निक है ये दी गई थी बूज, एलन एंड हैमिल्टन द्वारा। इसके बाद आता है क्रिटिकल पाथ मेथड विच इज CPM। ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर है PERT के या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक के। In CPM, only those activities of the project are represented graphically which are more important than the others. देखिए, CPM में क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या है कि सिर्फ वो ही एक्टिविटीज को प्रोजेक्ट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है ग्राफिकली जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो PERT में क्या था, PERT में तो जो 10 की 10 एक्टिविटीज थी एक प्रोजेक्ट की, उनको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया था। लेकिन CPM में क्या होगा, उन 10 की 10 एक्टिविटीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को या पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्राफ में जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल 10 एक्टिविटीज में से कुछ 4 या 5 एक्टिविटीज हैं जो बाकी सारी एक्टिविटीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सिर्फ उन्हीं 4 या 5 एक्टिविटीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाएगा, बाकी पांचों एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा ग्राफ में। सो इस प्रकार से जो CPM है वो PERT से थोड़ा डिफरेंट है एंड CPM इज कंसर्न्ड विद कॉस्ट रादर देन टाइम। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि PERT मेथड जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक एक्टिविटी को लेस टाइम में कंप्लीट करना। वहीं CPM का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक कार्य को कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट करना, बजाय कि कम से कम टाइम में कंप्लीट करने के। और यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ PERT के बारे में कि PERT की जैसे फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक।
तो इसको प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक भी बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सेम ही है। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये टेक्निक तो आपको सुन के समझ में आ गई होगी। The performance of an organization's employee is analyzed to see whether they have performed according to the set standards. जैसा कि नाम में ही मेंशन है, इस टेक्निक में क्या किया जाता है, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, अप्रेज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या उस एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया था अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स या नहीं किया था। एंड देयर इज प्रमोशन इन द केस ऑफ गुड परफॉर्मेंस। अगर एक एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो उसको प्रमोशन भी दी जाती है। तो ये कंट्रोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक या मेथड है। इसके बाद आता है बजटरी कंट्रोल। ये भी आप समझ गए होंगे कि बजट इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बजटरी कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बजट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाता है। मनी इज सैंक्शन फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए मनी सैंक्शन किया जाता है एंड ऑल्सो इनेबल्स टू नो इफ इट इज बीइंग स्पेंट अकॉर्डिंगली और नॉट। इससे ये भी पता लगाया जाता है कि क्या जो मनी सैंक्शन किया गया है उसे प्रॉपरली यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। keeps the organization in check and prevents the misuse. बजटरी कंट्रोल से ऑर्गेनाइजेशन को चेक में रखा जाता है एंड इस टेक्निक से पैसे का मिसयूज जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बजटरी कंट्रोल भी एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक या मेथड है कंट्रोल का। इससे ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चेक में रहेगी बल्कि पैसे का मिसयूज प्रिवेंट होगा और एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ कार्य कर पाएगी। सो ये थी टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ कंट्रोल और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।